नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी में। आज जब मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये 26 जनवरी 2021 है, तो आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस क्लास में हम बात करेंगे संविधान के भाग 2 की, जिसे नागरिकता कहते हैं। इससे पहले भाग 1 की बात हो चुकी है और उससे पहले संविधान की जो पूरी पृष्ठभूमि है, जहां से बुनियाद तैयार होती है समझने की, उसकी भी बात हो चुकी है। जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं वो पीछे की क्लासेस को भी जाकर के देख लें, ताकि आगे की जो बात है उनको समझ में अच्छे से आए। चलिए अब बात करते हैं क्लास की। बाकी मैंने कमेंट देखा था, कुछ विद्यार्थी पूछ रहे थे कि उन्हें मैगजीन नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए मैं तरीका बताया है कि वेबसाइट आप खोलेंगे, टाइप करेंगे गूगल पे द न्यूज ओशियन .in, आप इसको सर्च करेंगे और वहीं पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में जो है मिल जाएगा और बहुत ही आसानी से आप उसको पढ़ भी सकते हैं। कोई बहुत इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, बहुत इजी काम है। आप वेबसाइट खोलेंगे और आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। बाकी इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मैं डाल दूंगा, वहां से आप सीधे भी जाकर के मैगजीन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल आपका फाइनल हो गया। कुछ लोग कह रहे थे कि प्लेलिस्ट अभी नहीं बना है पॉलिटी का, इसलिए क्लासेस नहीं मिल रही हैं उनको सही से, तो प्लेलिस्ट भी बन जाएगा और आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी धीरे धीरे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। संविधान का भाग 2, जिसे नागरिकता कहते हैं। आप क्या कहते हैं? नागरिकता। नागरिक की परिभाषा क्या है, कौन नागरिक है कौन नहीं नागरिक है, ये सब बात इस भाग में आप पढ़ेंगे। इससे संबंधित कई महत्वपूर्ण मसले हैं जिसको भी आप समझेंगे। आपने देखा कि लगभग 1 साल होने वाले हैं जब दिल्ली में सीए और एनआरसी को लेकर के एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद में एक दंगा भड़का, हजारों लोग मारे गए। हालांकि सरकारी डॉक्यूमेंट में कम लोगों को दर्शाया गया है। तो सीए एनआरसी का संबंध किस प्रकार इससे है, यह भी आप समझ पाएंगे। और एक्चुअल में नागरिक किससे माना जाता है, या किसी को अगर नागरिकता लेनी है तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान है, संविधान में कौन सी बात कही गई है, और संविधान लागू होने के बाद में उसमें अधिनियम जोड़ करके कौन कौन से नियम बनाए गए हैं, ये सब आपको समझ में आएंगे। तो आइए बात शुरू करते हैं। नागरिक, सवाल ये है कि नागरिक कौन है। अगर नागरिक की परिभाषा क्लियर हो जाए तो बहुत ही आसान होगा ये बताना कि नागरिकता क्या है। ठीक है, तो जैसे हर देश होता है वैसे भारत में भी 2 प्रकार के लोग रहते हैं। एक जो इस देश के नागरिक हैं और दूसरे विदेशी लोग। ठीक है, अब नागरिक की परिभाषा अभी यहीं से हम आपको निकाल कर बताते हैं। एक तो वो जो नागरिक हैं और दूसरे वो जो विदेशी लोग हैं, यानी कि जो भारत के नागरिक नहीं हैं। इसको क्या कह सकते हैं आप? जो नागरिक नहीं है। तो नागरिक नहीं है, अगर ये जान गए आप तो आपको ये समझना आसान हो जाएगा कि नागरिक कौन है। ठीक है, तो विदेशी में भी 2 प्रकार के हैं। एक तो मित्र और दूसरे शत्रु। अब आपके दिमाग में पक्का पाकिस्तान चल रहा होगा, और जब मित्र की बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में फ्रांस और यूएसए वर्तमान में चल रहा होगा, या रसिया चल रहा होगा आपके दिमाग में। और शत्रु की जैसे बात आती है तो आपके दिमाग में पाकिस्तान चल रहा होगा या चाइना चल रहा होगा। ये गलत है बिल्कुल। ठीक है, मित्र देश वो देश होते हैं जिनसे हमारे राजनयिक संबंध बेहतर होते हैं और उन देशों से हमारे ट्रेड कॉमर्स ये सब अच्छे होते हैं, तो वो मित्र देश हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमारा समर्थन करते रहते, तो उनको हम मित्र देश कहते हैं।
रसिया को हम लगातार मित्र देश कहते आए हैं। उसके पीछे कारण ये है कि जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ पाकिस्तान से, वो टूटकर अलग होता है, उस वक्त अमेरिका, जो भी वर्तमान में भारत के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, वो भारत के विरुद्ध ही जहाजी बेड़ा भेज दिया था। तो उसको काउंटर करने के लिए रसिया ने भारत का साथ दिया था, और वो कहानी भारतीयों के मन मस्तिष्क में एकदम बैठ गई है। और किसी से पूछेंगे तो बताता है कि रूस तो भारत का मित्र है, ठीक है। तो वो एक संकल्पना गढ़ी गई। वर्तमान में आप देखते हैं तो फ्रांस, यूएसए, ये लोग कई मंचों पर भारत का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। तो उन्हें आप मित्र देश की श्रेणी में रखते हैं। शत्रु देश के श्रेणी में केवल वो देश आते हैं जिनसे युद्ध चल रहा हो। पाकिस्तान को भी आप शत्रु नेशन का दर्जा नहीं देते हैं। प्रावधान ये है, शत्रु नेशन वो है जिससे आपका युद्ध चल रहा हो। बाकी नॉर्मली कोई जरूरी नहीं है कि वो आपका शत्रु नेशन ही हो। तो ना चाइना आपके लिए शत्रु नेशन है और ना ही पाकिस्तान आपके लिए शत्रु नेशन है, ठीक है। और इसमें जो शत्रु नेशन के लोग होते हैं, इनको रियायत कम दी जाती है। व्यवस्था ये है कि नागरिकों के लिए ज़्यादा सुविधाएं हैं देश में। हर देश अपना नागरिकों के लिए ज़्यादा सुविधाएं देता है, भारत भी देता है। और जो मित्र देश के लोग आते हैं, भारत में रहते हैं, निवास करते हैं, काम करते हैं, उनको भी सुविधाएं, बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो मिलती हैं। लेकिन जो शत्रु देश के नागरिक हैं, उन्हें गिरफ्तारी एवं नजरबंदी का जो एक मौलिक अधिकार है, जिसका जिक्र अनुच्छेद 22 में किया गया है, ये सुविधा शत्रु देश के लोगों के लिए नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है और उस वक्त कोई पाकिस्तानी नागरिक भारत में किसी भी उद्देश्य से आया है, चाहे वो फिल्मी कलाकार हो, कोई व्यापारी हो, कोई क्रिकेटर हो या कोई अन्य खिलाड़ी हो, कोई भी, अगर भारत सरकार की किसी एजेंसी को लगता है कि इससे भारत को खतरा है, तो उसे नजरबंद कर सकती है, वो उसे गिरफ्तार कर सकती है। और यह उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन नहीं माना जाएगा। तो जो शत्रु देश के लोग हैं, उनको ये छूट नहीं होती है। बाकी जो मित्र देश के लोग हैं, उन्हें नज़रबंदी और गिरफ्तारी के विरुद्ध जो है उनका एक अधिकार है, वो आप उन्हें ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं जब तक कोई लीगल प्रोविजन ना हो, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो ये तो हो गया कि जो लोग रहते हैं उनकी दो अलग अलग परिभाषा, ठीक। अब भारतीय संविधान में नागरिकता को लेकर के जो प्रावधान है, वो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। लेकिन जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूं कि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद हैं, उनमें किसी भी कानून की विस्तृत व्याख्या नहीं लिखी है, ठीक है। जो संविधान में वर्णित विधि है, उसमें अगर किसी अन्य देश को भारत अधिग्रहित करता है या मिलाता है, तो उसके जो व्यक्ति होंगे, उन्हें किस प्रकार नागरिकता दी जाएगी, इसका कोई प्रावधान नहीं है। संविधान में नागरिकता के लिए जो कैटेगरी बनाई गई है, ये उससे बाहर की कैटेगरी है। लेकिन संविधान ने प्रावधान ये कर दिया है अनुच्छेद 11 में कि भारतीय संसद को यह अधिकार है कि वो नागरिकता को घटाने, बढ़ाने, किसी का नागरिकता लेने, वापस करने का अधिकार संसद को दे रखा है कि वो नियम बनाए और नागरिकता का नियम तय करे। इसीलिए 1955 में एक जो है अधिनियम पारित किया गया, जिसे भारतीय नागरिकता अधिनियम कहते हैं। और इसमें 3 से 4 बार संशोधन भी हुए, ठीक है। 1992 में, 1986 में हुए, 2003 में हुए और 2005 में हुए। पहला संशोधन 1986 में होता है, दूसरा 92 में होता है और तीसरा संशोधन 2003 में होता है और चौथा 2005 में होता है। और उसके बाद में एक जो संशोधन होता है, जिसे आप CA-NRC, जहाँ से अवधारणा गढ़ी गई, वहाँ से जब संशोधन होता है, 2016 में पहली बार प्रस्ताव पेश किया जाता है। लेकिन ये केवल लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास नहीं हो पाता है। 2019 में जो है ये प्रस्ताव पास होता है
और आपने देखा उसके बाद में पूरे देश में किस प्रकार सीए को लेकर के प्रोटेस्ट हुए। ठीक है, तो सीए जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसकी यहाँ पर आप बात कर रहे हैं, ठीक है, कि नागरिकता अधिनियम जो है ये 1955 के नागरिकता अधिनियम में ही संशोधन करने की बात सीए में की गई है। जिससे पहले कैब कहा जा रहा था, अब उसे सीए कहा जाता है जब वो एक्ट बन गया। ठीक ना, तो पहले यह समझते हैं कि भारत के मूल संविधान में क्या बात कही गई है, और उसके बाद में फिर हम समझेंगे 1955 के अधिनियम को कि उसमें किस प्रकार की बात की गई है, और उसके बाद जो उसमें संशोधन हुए वो क्या क्या है। ठीक, तो जब 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू हो जाता है, उसके बाद में जो है संविधान 4 प्रकार से जो है नागरिकों का वर्गीकरण करता है। 4 प्रकार से नागरिकों का वर्गीकरण वो करता है। एक, मूल वंश के आधार पर, ठीक है, दूसरा पाकिस्तान से आए लोगों के लिए, पाकिस्तान से आने वाले केवल, वापस आने वाले नहीं। ठीक, पाकिस्तान जाने वाले, फिर वापस आने वाले। पाक जाने वाले और फिर वापस आने वाले। इसके अलावा वह भारतीय नागरिक जो जिनके माता पिता या नाना नानी में से जो लोग पहले भारत में रहते थे, एक भारत में, जो भारत पाकिस्तान बांग्लादेश सब मिला करके था, और अब वो किसी अन्य देश के नागरिक बन गए हैं, उनकी नागरिकता के लिए प्रावधान। तो उससे आप कह सकते हैं राजनयिक आधार पर। ठीक है, राजनयिक आधार पर जो नागरिकता प्राप्त करते हैं, ये चार प्रकार के प्रावधान आपको मिलते हैं। ठीक है ना, अब इसका जिक्र जो है वो आर्टिकल 5 कहता है कि यदि आपके माता पिता में से कोई भारत का संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, भारत का संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व अगर वो भारत में रह रहा है, तो इस आधार पर आपको नागरिकता मिल सकती है। ठीक है ना, तो ये एक बात हो गई। इसका चर्चा किया गया है आर्टिकल 5 में। जो आपका आर्टिकल 6 है, उसमें कहा गया है कि अगर 19 जुलाई 1948 से पहले कोई पाकिस्तान से भारत को आता है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आता है, अगर इसके बाद आता है, तो नियम यह है कि उसे जिस तिथि को आता है उस तिथि से 6 महीना भारत में बिताने के बाद में ही वो नागरिक बन सकता है भारत का। ठीक है, तो ये व्यवस्था की गई है किसके लिए? जो पाकिस्तान से वापस आए, जो 19 जुलाई 1948 के बाद में आते हैं। ठीक है ना, जो 19 जुलाई 1948 के बाद में आते हैं, ये व्यवस्था उनके लिए किया गया है। ठीक है ना, अब बात करते हैं इस वाले स्थिति के लिए।
पाक जाने वाले और फिर वापस आने वाले। जैसे आप जानते हैं कि भारत का जब विभाजन हुआ तो बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज हुए, और खासकर मुस्लिम देख रहे हैं कि अधिकतर जो इलीट क्लास का मुस्लिम था वो पाकिस्तान चला गया, लेकिन पीछे छूट गए गरीब मुस्लिम जो भारत में ज़्यादातर रह गए। बहुत सारे लोग जो यहाँ से पाकिस्तान चले गए, लेकिन जाने के बाद में वहाँ उनको सूटेबल नहीं लगा और वो फिर से वापस आना चाह रहे थे। तो उनके लिए प्रावधान ये है कि 1 मार्च 1947 इस डेट से पहले जो वापस आ गए, जाने के बाद में उन्हें नागरिक भारत का माना जाएगा। बस हालांकि करना क्या है कि वो 6 महीने भारत में रहें और उसके बाद में अपनी नागरिकता उनको मिल जाएगी, या इसके बाद अगर आते हैं तो उनको अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना होगा और 6 महीने बाद में उन्हें नागरिकता के लिए अप्लाई करने का अधिकार होगा। जो चौथा कंडीशन है ये ऐसी स्थिति के लिए है जो पाकिस्तान बांग्लादेश से अलग कहीं का हो, जो अविभाजित भारत में रह रहा था, जो अविभाजित भारत में जिसके माता पिता दादा दादी नाना नानी में से कोई रह रहा था और अब वो यहाँ नहीं रहता, यानी कि भारत पाकिस्तान बांग्लादेश में नहीं रहता है, कहीं और रहता है, अब वो भारत की नागरिकता चाहता है तो उसे नागरिकता देने का प्रावधान करता है ये। और ये जो चर्चा है वो किसमें है? अनुच्छेद 8 में है, ठीक है ना। इसकी चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 8 में है, ठीक। तो ये है आपका भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकता देने का प्रावधान, ठीक है। इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में मैं बात करूंगा कि नागरिकता वापस कैसे ली जा सकती है, किसकी नागरिकता वापस ली जा सकती है और उसके लिए क्या नियम है, ठीक है। और उसी क्लास में हम बात करेंगे अधिनियम 1955 वाले की, यानी कि जो नागरिकता अधिनियम 1955 है उस पर बात करेंगे, और यह बात करेंगे कि उसमें क्या संशोधन किए गए जिससे देश में इतने बड़े व्यापक आंदोलन हुए और दंगे हो गए, यानी कि सीए और एनआरसी का पूरा गेम क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, वो हम अगली क्लास में समझेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।